नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। न्यूज मॉर्निंग इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दिन भर की कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी, सबसे पहले आइए उसके बारे में आप तक जानकारी साझा कर देते हैं कि आज वो कौन सी अहम खबरें जिस पर दिन भर नजर रहेगी। तो बात यहाँ पर सबसे पहले हम करने वाले हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती है। आज भारत रत्न पूर्व पीएम अटल जी की 97वीं जयंती है। सदैव अटल पर बीजेपी के नेता श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर उनको जाकर श्रद्धांजलि देंगे। राजघाट पर सदैव अटल समाधि स्थल पर कार्यक्रम किया गया है और सुशासन दिवस के रूप में बीजेपी इसको मनाएगी। तो भारत रत्न पूर्व पीएम अटल जी की आज जयंती है, तो भारत के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता थे। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। लोगों में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 2014 से उनकी जयंती को पूरे भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि अटल बिहारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही भारतीय राजनीति में 1942 में कदम रखा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में और फिर 1998 से 2004 के बीच 2 कार्यकालों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। 2005 से उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने समाज की मूलभूत जरूरतों और महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक समानता के लिए कई बड़े काम किए थे। आज बीजेपी के तमाम बड़े नेता समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह राजघाट पर सदैव अटल समाधि स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इस दौरान श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया है। तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है आज और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके पैतृक गांव आगरा में पहुंचेंगे और आगरा में सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। और मुख्यमंत्री योगी 14 करोड़ की 3 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सांस्कृतिक भवन का निर्माण, पार्क और लाइब्रेरी का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर प्रदेश सरकार उनके पैतृक गांव को सौगात देने जा रही है। ये सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अटल जी के पैतृक गांव बटेश्वर पहुंच रहे हैं। और इस दौरान जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह के मुताबिक सीएम योगी दोपहर करीब 3 बजे बटेश्वर पहुंचेंगे और उनके कार्यक्रम को देखते हुए बटेश्वर में तैयारियां और सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी की गई है। आपको बता दें कि अटल जी का पैतृक गांव बाह तहसील के अंतर्गत बटेश्वर है और बताया यह जा रहा है कि उनकी जयंती पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ 14 करोड़ रुपए की लागत से 3 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें सांस्कृतिक भवन का निर्माण, पार्क और लाइब्रेरी है। इन तीनों योजनाओं को यमुना किनारे मूर्त रूप दिया जाएगा। अटल जी को आज योगी सरकार की तरफ से उनके जन्मदिन के मौके पर उनके गांव वालों को तोहफा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके गांव पहुंचेंगे करीब 3 बजे। आगरा में मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री यहां पर 14 करोड़ की 3 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ कविताएं हैं, उनको आप सुनिए और जिन्हें पूरा देश कवि हृदय के नाम से भी जानता है। राजनेता होने के साथ ही वो एक कोमल हृदय के कवि भी थे। उनकी पहली अनुभूति गीत नहीं गाता हूँ, सुनिए जरा। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, पीठ में छुरी सा चांद, राह हो गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लेकिन परिस्थिति बदली, मनस्थिति बदली। कवि ने कहा कि मैं लिखूंगा और कवि ने लिखा, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ,
गीत नया गाता हूं। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो हार नहीं मानूंगा, यही उनके कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें आज दुनिया बहुत शिद्दत से याद करती है। जिन्हें बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में छात्र छात्राओं को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 200 छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। आपको बता दें कि 12 बजे कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में ये कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा और यूजी, पीजी और प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों को ये सौगात मिलने जा रही है। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में यूजी अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेंगे। और सभी जिलों से करीब 200 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनको लखनऊ बुलाया गया है और सुबह 11 बजे कार्यक्रम में सीएम छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने वाले हैं। डीआईओएस ने बताया कि लखनऊ में कार्यक्रम होने के बाद जिले को स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेंगे तो उनका जनप्रतिनिधियों से वितरण करवा दिया जाएगा। इसमें यूजी, पीजी और प्रोफेशनल कोर्स अंतिम वर्ष के छात्रों को चयनित किया गया है। तो तमाम जो पार्टियां हैं, सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी अखिलेश यादव ने। अब इसके बाद आप देखिए प्रियंका गांधी ने भी कहा कि हम जो है टैबलेट देंगे, स्मार्टफोन देंगे। इसके बाद सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि अब हम टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे और आज वो दिन है जब 200 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन बांटा जाएगा। और इधर गाजियाबाद में भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो है। 2 किलोमीटर का रोड शो करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनविश्वास यात्रा का 50 जगहों पर स्वागत किया जाएगा और शाम 6 बजे गाजियाबाद से निकलेगी जनविश्वास यात्रा। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर दरअसल फोकस जो है वो रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा आज गाजियाबाद होकर निकलेगी और जनपद की 5 सीटों पर सियासी पिच तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रोड शो में हिस्सा लेंगे। यात्रा साहिबाबाद और मुरादनगर के अलावा गाजियाबाद शहर के बीचों बीच कालकागढ़ी चौक होकर गुजरेगी। बताया जा रहा है कि जनविश्वास यात्रा 2 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। और इस रोड शो में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 6 बजे शामिल होंगे। बता दें कि कालकागढ़ी चौक से ये रोड शो दुधेश्वर नाथ मंदिर तक जाएगा और जहां पर संत समाज भी इस यात्रा का स्वागत करेंगे। इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। कालकागढ़ी क्षेत्र से निकलने वाली जनविश्वास यात्रा में योगी खुद पैदल शामिल होंगे जो घंटा घर पर समाप्त होगी। यात्रा की शुरुआत मोदी नगर से होगी, उसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे और अंत में रोड शो नोएडा की ओर रवाना हो जाएगा। तो आज गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और जनविश्वास यात्रा रैली है उसमें रहेंगे और पैदल मार्च भी वो निकालेंगे और 50 जगहों पर इसका स्वागत किया जाएगा। और गाजियाबाद को निदा बीजेपी का गढ़ माना जाता है और ऐसे में ये जनविश्वास रैली के जरिए एक बार फिर से गाजियाबाद की सभी 5 सीटों पर बीजेपी की निगाहें रहेंगी। तो शाम 6 बजे गाजियाबाद में रहेंगे योगी आदित्यनाथ। और आज की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। दरअसल उत्तराखंड में बीजेपी को डबल झटका लगा है। जी हां, एक मंत्री और एक विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। कांग्रेस का दावा है कि कई विधायकों ने इस्तीफा दिया है। उत्तराखंड में 3 और जो विधायक हैं वो बीजेपी को छोड़ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ ये 2016 में ही कांग्रेस को छोड़कर आए थे और दोनों में ट्यूनिंग काफी अच्छी निरा। और जब हरक सिंह रावत इस्तीफा दिए और जब हरीश रावत वाला मैटर आया था उसी वक्त ये दिल्ली आए थे। जब ये दिल्ली आए थे तभी से कयास लगने लगा कि कुछ न कुछ होने वाला है और वो धमाका हो गया। कहीं न कहीं अंजलि कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत जो है मौके की नजाकत को अच्छे से समझते हैं और जब भी उन्हें लगता है कि पाला बदलने से फायदा होगा तो तुरंत उनके तेवर सामने आने लग जाते हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी संकट जो है वो चल ही रहा था, लेकिन ये सियासी संकट तो सुलझा, लेकिन इसके सुलझने के बाद देर शाम तक सत्ताधारी बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई ने अब एक नई राजनीति को जन्म दे दिया है। सरकार के वरिष्ठ मंत्री और राज्य सरकार के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत ने अचानक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद हरक सिंह रावत के करीबी और देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी बीजेपी से किनारा कर लिया। तो एक के बाद एक 2 बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी की बुनियाद हिल गई है। इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। हालांकि ये आशंका पहले जताई जा रही थी कि पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेता अगले साल होने वाले 2022 से पहले पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। और इस बात के संकेत अब 2 नेताओं के इस्तीफे के बाद मिलने लगे हैं। यशपाल आर्या बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए
और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अभी 3 और विधायक बीजेपी छोड़ सकते हैं। तो चुनाव की कमान मिलने के बाद हरीश रावत खुलकर खेलने लगे हैं। आगे भी बीजेपी छोड़ने वाले नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और नेता, कल तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और बीजेपी वाले उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी में भी सेध लग गई। बिल्कुल, अब देखना होगा कि कल जो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी, जो बीजेपी कह रही थी कि अपना घर नहीं संभल रहा, अब ऐसे वक्त में वो अपने घर को कैसे संभाल पाएगी जब अपने ही घर के सदस्य साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में बीजेपी को डबल झटका और कांग्रेस का दावा है कि कई विधायक और ऐसे हैं जिनकी खबरें अभी सामने आएंगी जो इस्तीफा दे सकते हैं। तो उत्तराखंड से 3 और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, सूत्रों का वैसे ये और खबर मिल रही है। करीब 2016 में 8 या 9 विधायक जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उसमें हरक सिंह रावत, उमेश शर्मा काऊ भी थे और उमेश शर्मा काऊ का काफी विरोध भी किया था। रायपुर में मुझे याद है 2-3 महीने पहले कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया था और यहाँ तक कि उस वक्त कैबिनेट मंत्री भी वहां पर थे, उनके सामने विरोध हुआ था। तो अभी से माना जा रहा है कि वो नाराज है। हालांकि हरक सिंह रावत और काऊ को मनाने की काफी कोशिश हुई, लेकिन एक बार फिर वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपने क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज चाहता हूं, मेरी बात सुनी नहीं जा रही थी और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। एक बहाना उन्होंने बनाया। लेकिन ये बड़ा अजीब स्थिति हो जाती है अंजनी कि आप 4-5 साल तक किसी के साथ रहिए, मलाई मंत्री रहे, काटिए, दो पद है। हाँ, और उसका बिल्कुल सही से सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं लीजिए आप मंत्री पद के नाम पर, लेकिन फिर जब आपको लगे कि दाल नहीं गल रही आपकी, तो अचानक से आपको सारी कमियां याद आने लग जाती हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का जो कि पंजाब से है। आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस सीएम का चेहरा घोषित नहीं करेगी, सूत्रों के हवाले से यह खबर। और पंजाब विधानसभा चुनाव कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और 2022 के शुरू में होने वाले पंजाब में विधानसभा चुनाव फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री हैं। तो पंजाब में चन्नी, सिद्धू नहीं तो फिर तीसरा कौन, ये बड़ा सवाल है। पंजाब में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? तो आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसी को सीएम का फेस प्रोजेक्ट नहीं करेगी। कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सितंबर में कांग्रेस ने दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था और राज्य में आपसी कलह को देखते हुए पार्टी ने इस बार किसी भी नेता को सीएम का चेहरा नहीं बनाने का फैसला किया है। तो चेहरा बनाए बगैर अब मैदान में उतरेगी कांग्रेस। दरअसल आपको बता दें कि सितंबर में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सीएम के पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद कई दौर की बैठकों और खींचतान के बाद चन्नी को राज्य का सीएम बनाया गया। इस दरमियान कांग्रेस को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। बिल्कुल, वो दौर था जब कांग्रेस में पंजाब में काफी उठापटक थी। नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह में पटी नहीं रही थी। एक तरफ वो सीएम थे और नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया, फिर बाद में उनको पीसीसी चीफ बनाया गया और वो जब प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। फिर चरणजीत सिंह चन्नी चूंकि दलित कोटे से आते फिर उनको बनाया गया, वो सिद्धू के करीबी माने जाते हैं और ऐसे में कोई फिर विवाद ना हो इसलिए कोई चेहरा नहीं होगा। हो सकता है राहुल गांधी या सामूहिक नेतृत्व चुनाव लड़े। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन केसों ने शतक लगा दिया है। जी हां, 100 मरीज पार करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 20 नए केस सामने आ चुके हैं और ऐसे में कुल मरीजों की संख्या 108 पहुंच गई और सभी आइसोलेट हैं और देश में आज ओमिक्रॉन के 42 नए मामले सामने आए हैं और देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 404 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 20 नए मामले मिले हैं और इसके साथ ही महाराष्ट्र 100 से ज्यादा ओमिक्रॉन मरीजों वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब राज्य में कुल 108 ओमिक्रॉन के मरीज हो गए और देश में आज नए वेरिएंट के कुल 42 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 404 हो गई है। महाराष्ट्र के अलावा केरल की अगर हम बात करें तो केरल में 8 लोग, गुजरात की बात करें तो गुजरात में 13 लोग, पश्चिम बंगाल में आइलैंड से लौटा 27 साल का एक युवक ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। तो लगातार इन मामलों में इजाफा हो रहा है और जगह जगह राज्य सरकारें जो है अपने हिसाब से पाबंदियां भी लागू कर रही हैं। कहीं पर क्रिसमस के जश्न पर पाबंदी है, कहीं न्यू ईयर के जश्न पर पाबंदी है, कहीं स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं तो कहीं नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र में ये जो आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है वो अंजनी डरा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा दूसरी लहर में भी सबसे ज्यादा बुरा हाल जो था वो महाराष्ट्र का ही था। और बिल्कुल इस बार जो ओमिक्रॉन के मामले आए वो फॉरेन से जो आए थे। सबसे पहले जो मामला आया था वो बेंगलोर से आया था, जो साउथ अफ्रीकन कंट्री से 2 लोग आए थे। इसके बाद ये मामला बढ़ता गया, क्योंकि मुंबई और दिल्ली में फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं, इस वजह से मामले वहां ज्यादा दिख रहे हैं। चलिए, तो दुनिया के 108 देशों में फिलहाल ओमिक्रॉन जो है वो फैल चुका है। ओमिक्रॉन के मामलों ने दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है और अब तक 1.51 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। और भारत में भी नए वेरिएंट ने दहशत मचा दी है और कई राज्यों में ओमिक्रॉन के चलते नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।
एमपी, गुजरात, यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू है तो देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी के साथ फैल रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को लेकर कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू समेत और भी कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। और इन सब के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि दुनिया में बीते 24 घंटे में कोरोना में करीब 9,64,139 मामले सामने आए हैं। और जबकि यूरोप और अमेरिका की अगर हम बात करें तो यूरोप अमेरिका में बड़ी तेजी से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं एशिया में भी मामले घट रहे हैं। भारत की बात करें तो देश में बीते 4 हफ्तों में 10,000 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी कोविड केस कम हो रहे हैं। राजेश भूषण ने कहा कि WHO ने 3 वजह बताई है जिस वजह से ओमिक्रॉन को खतरनाक माना जा रहा है। पहली वजह है कि ग्लोबल केस में जो उसकी संख्या बढ़ रही है, दूसरा इम्यून स्केप पर पोटेंशियल ज्यादा है और साथ ही साथ ये संक्रामक भी ज्यादा है। मंत्रालय के मुताबिक 7 दिसंबर 2021 को WHO ने कहा डेल्टा की रफ्तार से ओमिक्रॉन की रफ्तार ज्यादा है और ये चिंता की बात है। इसलिए हमें और आपको सभी को सावधान रहने की जरूरत है और कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से अपनाना चाहिए। यूके के स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन घर के अंदर और संपर्क में आने से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना का पिछला जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसमें उपयोगी है। तो दुनिया के 108 देशों में ओमिक्रॉन जो है वो पैर पसार चुका है। ओमिक्रॉन के मामलों ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में कोरोना का तांडव जारी है। पिछले 24 घंटे में 1,22,186 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि संक्रमण का एक नया रिकॉर्ड है। वहीं 137 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है। और पिछले 3 दिनों से ब्रिटेन में कोरोना के मामले 1 लाख से ऊपर मिल रहे हैं। 23 दिसंबर को करीब 1,06,000 जबकि 24 दिसंबर को यह आंकड़ा 1,19,000 के पार था। और आज ये 1,22,000 के ऊपर पहुंच गया है। क्रिसमस पर ये आंकड़े डराने वाले हैं और अब तक ब्रिटेन में 1,18,91,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। और जबकि 1,47,857 लोग इस महामारी से जान भी गंवा चुके हैं। वहीं ब्रिटेन में पिछले 10 दिनों में कोरोना तेजी से बढ़ा है, जिसे देखते हुए 3,16,00,000 और करीब 900 लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज दी जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कोरोना बेलगाम बना हुआ है। ओमिक्रॉन भी ब्रिटेन में कहर बनकर टूट रहा है। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। तो ब्रिटेन में कोरोना का तांडव जो है वो नॉन स्टॉप लगातार जारी है। जानलेवा कोरोना का ब्रिटेन में लगातार कहर देखने को मिल रहा है। और बढ़ते आगे रुक करते एक और अहम खबर का आपको बता दें कि दिल्ली में 8.5 एकड़ में बनकर तैयार भारत दर्शन पार्क और आज इस पार्क का गृहमंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के लोगों को भारत दर्शन पार्क की सौगात देंगे अमित शाह। पंजाबी बाग में करीब 12 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। देश के 4 धाम और 17 प्रतिरूप पार्क में देखने को मिलेंगे और पार्क में कई ऐतिहासिक स्मारकों की अनुकृतियों को भी दिखाया गया है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की तरफ से विकसित भारत दर्शन पार्क पूरी तरीके से तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इस पार्क का उद्घाटन करेंगे और दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने वेस्ट टू वेल्थ की नई अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए पंजाबी बाग में भव्य पार्क बनाया है। आपको बता दें कि दरअसल यहाँ कबाड़ से बनाई गई भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों की अनुकृतियां हूबहू आकर्षक रूप में यहाँ पर प्रदर्शित की गई है और इस पार्क की थीम विविधता में एकता है। बिल्कुल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को एक स्थल पर निर्मित किया गया है और वेस्ट टू वंडर पार्क की भांति ही ये पार्क दिल्ली का लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनेगा। ये पार्क पंजाबी बाग में 8.5 एकड़ के प्लॉट पर बनाया गया है और यहाँ ऐतिहासिक स्मारकों की प्रतिक्रियाएं जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया और नालंदा स्मारक, मैसूर पैलेस, मीनाक्षी मंदिर, हम्पी विक्टोरिया मेमोरियल, सांची स्तूप, गोल गुम्बद, अजंता एलोरा की गुफाएं, हवा महल भी तैयार किया गया है। और ये प्राकृतिक जो निगम स्टोर में व्यर्थ पड़े जो कबाड़ है, जैसे पुराने वाहन, पंखे, लोहे की छड़, नट बोल्ट, इससे ये बनाया गया है और काफी खूबसूरत है। और इससे ये भी निदा होगा कि जो कूड़े कबाड़ जिसको हम फेंक देते हैं उनका कितना सदुपयोग किया गया है और किस तरीके से जो पूरे देश भर में हमारी यादगार धरोहरें हैं उनको एक साथ हम देख सकते हैं।